सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका विनीता मेहता बोल रही हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार कार्य कर रहे होंगे। इसी नियमित दिनचर्या के अंतर्गत हम शैक्षणिक कार्य भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज मैं रचना के पाठ 1 भाषा से पढ़ाना आरंभ कर रही हूँ। सबसे पहले हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। संस्कृत जैसा कि हमारी प्राचीन भाषा मानी गई है और इसी भाषा से हमारे भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिससे मनुष्य अपने विचार आदान प्रदान कर सकता है, दूसरों के विचारों को समझ सकता है और अपने विचार किसी और के सामने प्रकट कर सकता है। तो हम परिभाषा के तौर पर कहेंगे, मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा के 2 रूप माने गए हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अतः मौखिक भाषा मनुष्य के बोलचाल का रूप है और इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं तो हमारे शब्दों को हम परिवर्तित करके बोल सकते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला इसे पढ़कर समझ सकता है। अतः लिखित भाषा लिखा हुआ रूप है और यह स्थायी रूप है। यह एक तरह से इस प्रकार का रूप माना गया है कि बरसों तक अगर इसको संभाल कर रखा जाए तो भी यह रह सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के 4 कौशल हैं। पहला है बोलना, जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा है सुनना, तो बोले हुए विचारों को सामने वाला सुनकर समझ सकता है। तीसरा है लिखना, जिसमें मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। और चौथा कौशल है पढ़ना। अब बच्चों, आपको इन 4 पॉइंट में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण हमारे भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, चाहे वो हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा हो, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना समझ सकते हैं। अतः हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध तथा सर्वमान्य अथवा मानक रूप बोलना, लिखना, समझना तथा पढ़ना सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। अब इसका क्या महत्व है? महत्व यह है कि यह भाषा को नियमित और व्यवस्थित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। मानक अथवा मान्य, जो भाषा हम किसी के सामने बोलकर प्रकट कर रहे हैं, चाहे लिखकर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो भाषा पूरी तरह से व्याकरण के नियमों से शुद्ध होनी चाहिए, तभी उसी भाषा को मान्यता मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे अपन व्याकरण के अंग। व्याकरण के द्वारा भाषा के 3 अंगों का ज्ञान होता है। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है और यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मानी गई है। दूसरा अंग है शब्द विचार।
शब्दों के अंतर्गत शब्दों का स्वरूप, प्रकार, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है शब्द, और शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। अतः व्याकरण का तीसरा अंग माना गया है वाक्य विचार। वाक्य विचार को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, शब्दों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वाक्य है। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। हम इन तीनों अंगों के बारे में अपने पिछले अध्याय में विस्तृत से इस पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके 3 महत्वपूर्ण अंग आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और इसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी हो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। बच्चों, हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि भाषा में प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह या वर्ण होता है। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। हमारी हिंदी भाषा के अलावा कई और भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है, जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, कोंकणी, बोडो, कश्मीरी आदि। देवनागरी लिपि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह प्राचीन लिपि है और यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अर्थात हम आसान शब्दों को में कह सकते हैं कि ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित होता है वो अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा में प्रत्येक ध्वनि का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है और इसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बोली के बारे में। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप माना गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत गांवों का देश है और अलग अलग गांवों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती है। तो हम आसान भाषा में बोल सकते हैं भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली को अगर थोड़ा सा विकसित रूप मिल जाए तो यह उपभाषा बन जाती है और उपभाषा बनते ही साहित्य की रचना होने लग जाती है। तो बोली का विकसित रूप माना गया है उपभाषा। बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा बड़े क्षेत्र में सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बच्चों, आज का लेसन अपना यही समाप्त होता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।